आज मैं आपके बीच में कवर करने वाला हूं उसको 5 फेज के अंदर मैंने बांट दिया। तो पहला फेज है कि स्किल सबके अंदर में मौजूद है। दूसरा फेज है कि सम्मान या फिर प्यार। तीसरा फेज है कि हम अपने आप को कुछ इस तरह से बना लें कि हमें कोई कभी भुला ना पाए, और वो कैसे हो सकता है। फेज 4 में हम बात करेंगे कि कैसे किसी का भी भरोसा हम जीत सकते हैं, उनके दिलों में जगह बना सकते हैं अपनी सच्चाई को ढूंढ के। और 5वें फेज में हम बात करेंगे कि कैसे किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। कि ये जो सारी प्रोग्राम है ये ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी रूपांतरित होने वाली है। कुछ देर पहले गाना बज रहा था, मैं तैयार हूं। तो क्या आप तैयार हैं? यस। चलिए तो फिर आज शुरुआत करते हैं सर। आज का जो सेशन होने वाला है वो एक अपने आप में एक नया एकदम डिफरेंट का सेशन, मतलब आज से पहले शायद ही कभी हुआ होगा। ये जो टॉपिक आज मैं लेने वाला हूं, ये जो आज की बातें हम करने वाले हैं आप और मैं, पर एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपको मेरे साथ में बातचीत करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको अपने चैट बॉक्सेस में लगातार, क्योंकि ये वर्कशॉप है सर, ये आज का जो टॉपिक है, आज की जो हमारी बातचीत है, ये सिर्फ सेमिनार नहीं, ये वर्कशॉप है। तो आपको लगातार चैट बॉक्स में मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, आपको मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। और सर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। तो मैं आपसे शुरुआत करने के पहले एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप अपनी जिंदगी को रूपांतरित करना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? चैट बॉक्सेस में आपको बने रहना है मेरे साथ में। मैं लगातार चैट बॉक्सेस देखते रहूंगा कि आपके क्या जवाब आ रहे हैं। यस यस, कमाल से सभी लोग बहुत पूरे एनर्जी के साथ में लिख रहे हैं यस, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो सर आज का जो सेशन है, अगर आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाई देना चाहते हैं, अगर आप अपने बॉस के सामने बेहतर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, अगर आप जॉब इंटरव्यू में बेहतर इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप कस्टमर का भरोसा जीतना चाहते हैं, या फिर अगर आप बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं, या आप, मैं कहूं कि रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, या अगर तो आप बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, या आप जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर आप बेहतर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, सर इसमें सारी बातें कवर हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को अपग्रेड और एलिवेट अगर आप करना चाहते हैं, तो आप आज बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। और आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं सर, उसका नाम है बिल्ड योर लेगेसी। बिल्ड योर लेगेसी। सर मेरा नाम है सीए संकेत जैन। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड एन ऑथर, और मुझे लोग माइंड मैजिशियन के नाम से जानते हैं। जैसा कि मेरा नाम है संकेत जैन, और क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक बड़ा संकल्प लिया है कि मुझे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और उन्हें रिजल्ट्स क्रिएट करके देने हैं, तो लगातार, क्योंकि मैं प्रकृति और परमात्मा में विश्वास रखता हूं और उनसे हमेशा ये कामना करता रहता हूं कि किसी तरह से वो मुझे मदद करें, तो वो मुझे संकेत देते रहते हैं। तो इस संकेत को प्रकृति और परमात्मा से मिलते रहते हैं कि कैसे मैं कोशिश करूं कि मैं आप सभी की जिंदगी को बेहतर कर पाऊं। एज ए सीए फाइनल प्रोफेसर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 7000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। सिर्फ 23 इयर्स की एज में मैंने 3 सीए फाइनल की किताबें लिखी और पूरे इंडिया में उसे मैं पहुंचा पाया, और मैंने कई सक्सेसफुल रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उसमें मुझे केस स्टडी मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। और एज ए ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मेरा एक बड़ा संकल्प है, एक मेरा पैशन है कि मैं लोगों की जिंदगी को बेहतर कर पाऊं, तो मैंने जो संकल्प लिया है उसमें, और मैं खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि कई साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि मुझे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है। और मेरी एक किताब, एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, उसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके लॉन्च होने के 30 दिन के अंदर में उसकी 3000 कॉपीज हम लोगों तक पहुंचा पाए। उसे बहुत अप्रिसिएशन मिला। ना तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना तो हम अमेज़न पर हैं, ना हम किसी पब्लिशिंग हाउस के पास में पहुंच पाए, क्योंकि उसके पहले ही हमारा फर्स्ट एडिशन तो पूरा खत्म हो गया, हमें इसका सेकंड एडिशन प्रिंट कराना पड़ गया। तो बहुत कमाल का इसका अप्रिसिएशन रहा। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो बहुत गंभीर बात है।
तो सबसे पहली जो बात आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि जैसे मैंने अपने जीवन में एक बड़ा संकल्प लिया है, वैसे ही ये मैं इसलिए ले पाया क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई, ध्यान से सुनिएगा। वो ये बात है कि मेरा और मेरे ही जैसे आप सभी का भी किसी समय किसी स्थान पर जन्म हुआ, और हम सबकी, अगर मैं वाकई में बात करूं, असल में बात करूं, तो हम सबकी जो मृत्यु का समय है वो हम तय करके ही जन्मे थे। तो सवाल ये है, जो बहुत बड़ा सवाल है कि, और ये कई लोग अपने आप से ये सवाल पूछने में कतरा जाते हैं कि आपके जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है उसमें आप क्या करने वाले, वो आपको क्यों मिला है, यानी कि आप उसमें ऐसा क्या करने वाले हैं, ऐसी कैसी जिंदगी आप जी रहे हैं, ये जीने वाले हैं अब से, कि आप इस दुनिया के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ के जा पाए। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ, यानी कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। और मैं हमेशा जब भी गोल सेटिंग की बात करता हूं, वैसे तो आपने बड़े बड़े स्पीकर्स को गोल सेटिंग के ऊपर सुना होगा सर, वैसे तो आपने YouTube पर कई वीडियोस इसके देखे होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने गोल सेटिंग के ऊपर ट्रेनिंग भी ली हो, पर आज जो मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूं गोल्स के बारे में, वो अपने आप में एक कमाल की चीज है, क्योंकि इस तरह से शायद ही आप में से किसी ने अपने गोल सेटिंग को सुना होगा। या फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं कि अभी जो मैं आपसे बात करने वाला हूं गोल के ऊपर, उसके बाद मैं आपको गोल सेटिंग के ऊपर दोबारा फिर किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी मीटिंग में, इसी वर्कशॉप में अभी मैं और आप, हम दोनों मिलकर साथ में हमारे जीवन के लक्ष्य तय कर लेंगे, और उसके लिए मुझे पूरी अनुमति आपकी चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं? एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, क्या आप तैयार हैं? और पूरी एक्साइटमेंट के साथ में लगातार यस आते जा रहे हैं। तो सर, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमें अपने जिंदगी के गोल डिसाइड करने हैं तो कहते हैं ना, स्टार्ट फ्रॉम द एंड, वैसे हमें अंत से शुरू करना होगा। यानी कि हमें स्टीफन कवी की एक बात सुननी होगी। स्टीफन कवी जिन्होंने किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, आप में से कुछ लोगों ने उसे पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। इसमें शुरुआत के कुछ पेजेस के अंदर स्टीफन कवी, जो उसके लेखक हैं, वो फ्यूनरल को विजुअलाइज कराते हैं, यानी कि अंत को विजुअलाइज कराते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हमें यह डिसाइड करना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हमें अंत से शुरू करना पड़ेगा, यानी कि हमें एक बार सोचना पड़ेगा। एक गंभीर सवाल है, एक ऐसा सवाल है जिसे सोचने में डर लगता है सर, पर फिर भी हमें सोचना पड़ेगा कि जब हमारा फ्यूनरल होगा तब वहां पर कौन से लोग उपस्थित होंगे, हमारे मित्र, हमारा परिवार, हमारे साथी, हमारे समाज वाले, कुछ और लोग, ये सब वहां पर खड़े होकर क्या हमारे बारे में कह रहे होंगे, उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर हमारे बारे में क्या सोच चल रही होगी। ये वैसे तो अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर किसी को इस सवाल का जवाब मिल गया कि मैं उस समय में अगर उपस्थित होता तो मैं क्या सुनना चाहता, वो अगर आपने तय कर लिया, तो असल में आप ये समझ पाएंगे कि आप इस जीवन में करना क्या चाहते हैं। ये एक लाइन अपने आप में इतनी सीरियस है कि अगर आप में से किसी भी साथी ने इस लाइन को पकड़कर अपना जीवन जीना शुरू कर दिया, तो आपका पूरा जीवन सिर्फ एक लाइन बदल सकती है सर, कि आप असल में ऐसा क्या करना चाहते हैं कि आपके फ्यूनरल के ऊपर जो साथी खड़े होंगे और वो आपके बारे में क्या कहेंगे, क्या विचार रखेंगे, और आपके चले जाने के बाद में वो आपके बारे में कितने समय तक सोचेंगे, आपकी कौन सी बातें उन्हें याद रहेगी, और वो आपको अपने दिल में कितने समय तक रख पाएंगे। और अगर आप ये तय कर लेते हैं, तो आपको इस एक लाइन की गंभीरता में अपने जीवन के सवाल मिल जाएंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। पर इससे थोड़ा सा अब हटकर अगर मैं बात करूं कि हम अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं, अगर हम उसके ऊपर भी बात करें, तो हमें एंड से शुरू करना होगा कि हम चाहते क्या हैं, और वहां से हमें आज पर आना होगा। तो सर, अगर ऐसा है कि लक्ष्य तय करना जरूरी है और लक्ष्य को ऐसे तय किया जाता है, तो फिर क्यों साथी तय नहीं कर पाए? क्यों नहीं बहुत सारे साथी लक्ष्य तय नहीं करते? तो उसके ऊपर मैंने बहुत गंभीर में काम किया है। मैंने उसके रीजंस आइडेंटिफाई किए, कारण ढूंढे, और उसकी साइकोलॉजी को समझा है, जो मैं आज आपके बीच में रखने वाला हूं। पर उसके पहले
लक्ष्य तय करना क्यों जरूरी है, ये बात ही जब समझ में आई जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बताया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ सर 1979 में। जो उनके यहां पर छात्र थे उस बैच में, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है, और यहां पर कोई छात्र होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि ये दुनिया से कुछ ऊपर होंगे, कुछ अलग हटके होंगे, इनकी प्रतिभा कुछ अलग हटके होगी। और ऐसे में ये साथी जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास होकर बाहर निकले तो 10 साल के बाद उन्हें फिर से बुलाया गया, और 1989 के अंदर जब उन्हें बुलाया गया तो उनके ऊपर सर्वे किया गया कि किसकी कितनी अर्निंग है। तो देखा गया कि 84% लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग ठीक है, 13% लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग अच्छी है, और सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग बहुत अच्छी है। अब ये ठीक, अच्छी और बहुत अच्छी क्या होता है, इसे अगर मैं आपको नंबर में बता दूं तो आपको इसका इंपैक्ट समझ में आता। क्योंकि ये जो 84% लोग हैं, इनकी अर्निंग को अगर मिला दी जाए तो इनकी अर्निंग का टोटल करके उसका 3 गुना करेंगे ना, उतना सिर्फ ये 13% लोग कमा रहे हैं। यानी कि 13% लोगों की अर्निंग यानी कि इनकी कमाई 84% लोगों की अर्निंग की 3 गुना ज्यादा। और इतना ही नहीं, फिर ये बहुत अच्छी अर्निंग क्या है, तो ये जो 3% लोग हैं सर, इन लोगों की अर्निंग बाकी के जो 97% लोग हैं उनसे 10 गुना ज्यादा थी। है सिर्फ 10 गुना ज्यादा, सिर्फ 10 गुना ज्यादा सर। अगर हम 100 लोगों की बात करें तो 97 लोग जो कमा रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा सिर्फ 3 लोग कमा रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। सब हमारे यहां से निकले, सब एक बैच से निकले, सब एक सब्जेक्ट पढ़ के निकले, सब एक टीचर से पढ़ के निकले, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की अर्निंग ठीक है, किसी की अच्छी है और किसी की बहुत अच्छी है? इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? जब पता किया तो पता चला कि 84% लोगों के जीवन का कोई लक्ष्य उन्होंने तय नहीं किया था। 13% लोगों के जीवन में उन्होंने अपना लक्ष्य तय किया हुआ था, और ये जो 3% लोग थे सर, उन्होंने अपना गोल सेट ही नहीं किया था, उन्होंने गोल को पेपर पे लिखा हुआ था। तो क्या हमें भी लिखना चाहिए? ये तो आपकी मर्जी है सर, पर अगर उससे 10 गुना अर्निंग होती है तो जरूर लिखना चाहिए। और ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से समझ में आ चुका है कि गोल को सिर्फ लिख देने से तो इतना फर्क कैसे आता है। अगर मैं अपने शब्दों में आपको बताऊं तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके घर में एक कीमती हीरा होगा तो आप उसे कभी कूड़ेदान के अंदर नहीं छुपाएंगे। कोई है ऐसा साथी यहां पर जो कूड़ेदान के अंदर हीरे को छुपाएगा? कोई भी नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से जो आपके जीवन का लक्ष्य है ना, वो एक कीमती हीरा है। और ये जो हमारा दिमाग होता है, ये कचरे से भरा हुआ होता है, ये भर जाता है अक्सर। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि अपने कीमती हीरे को, अपने लक्ष्य को हम इस दिमाग रूपी कूड़ेदान में छुपा के रखें। इसे हमेशा कागज पर उतार देना है, और उसकी वजह से 10 गुना अर्निंग होती है। तो क्यों ना उतारें, लिखना ही तो है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं अगर अपने लक्ष्य को आप लिख लें या विजन बोर्ड बना लें। और हमारे बीच में जितेंद्र शर्मा सर जो हैं, मैं आपको उनकी कहानी बताऊं, मुझे तो मीटिंग के दौरान ही पता चला था कि उन्होंने, मतलब एक बार वो बैठे हुए थे, उनके पीछे एक बोर्ड लगा था जिसके ऊपर एक गाड़ी की पिक्चर थी, एक घर की पिक्चर थी, और उस पर एक डेट लिखी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, सर आपने विजन बोर्ड बनाया, क्या वो पूरा हो गया? तो कहते हैं वो पूरा हो चुका है। जो गाड़ी वो चाहते थे उस तारीख को उनके पास गाड़ी भी आ चुकी थी। अभी चैट को क्लोज कर दें एक बार, जो जी, जो गाड़ी वो चाहते थे वो उस तारीख को वो ले चुके थे, जो घर जैसा वो चाहते थे वो उस तारीख को वो ले चुके थे। तो सर अगर सिर्फ इतना सा करने से हमारे लक्ष्य पूरे होने लग जाते हैं तो हम क्यों ना करें? और समझ में ये नहीं आता कि अगर इतना आसान है तो क्यों साथी लक्ष्य को तय नहीं करते? तो उसके जो कारण है आपके बीच में अगर मैं रखूं, तो पहला कारण यह है कि उनको यही नहीं पता कि इसकी महत्वाकांक्षा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और उसका कारण यह है सर कि आपसे सोचिए, कभी आपके दादाजी ने गोल्स के ऊपर बात नहीं करी, कभी आपके पिताजी ने गोल्स के ऊपर बात नहीं करी, कभी आपकी मम्मी ने गोल्स के ऊपर बात नहीं करी, कभी आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपके दोस्तों ने, यहां तक कि मैं कहूं कि आप अगर स्कूल गए तो स्कूल के अंदर टीचर ने भी कभी बात नहीं करी, कॉलेज गए तो कॉलेज में प्रोफेसर ने भी बात नहीं करी। और पूरी जो बिल्डिंग एज होती है किसी भी बच्चे की, आज तक भी कोई भी कॉलेज तक में भी गोल्स की बात नहीं करते, गोल सेटिंग की बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में सभी को
ये निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को दो चीजें जरूर सिखाएं, एक है गोल सेटिंग और एक है विजुअलाइजेशन, क्योंकि ये दो चीजें उनकी पूरी कॉलेज तक की एजुकेशन से ज्यादा बड़ी है, उनको जीवन में कुछ हासिल करने में मदद करेगी। तो क्यों गोल सेट नहीं करते? क्योंकि जब उसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई है तो गोल की महत्वाकांक्षा क्या है ये कैसे समझ में आएगी सर? और हमारा सौभाग्य है कि आज हम सब मिले हैं यहां पर और हम इस बारे में बात कर रहे हैं। अगर और आपको कारण बताऊं तो फिर जो साथी करना भी चाहते हैं अगर, तो उन्हें पता नहीं है कि वो कैसे गोल्स को सेट कर सकते हैं। तो चलिए, ये एक परेशानी आज मैं आपकी अभी के वर्कशॉप के दौरान में पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, क्योंकि आप और मैं हम साथ मिलकर यहां पर अपने जीवन के लक्ष्य तय करने वाले हैं। और तीसरा मैं आपको बताऊं कारण, तो वो है फियर ऑफ फेलियर, हारने का, असफल रह जाने का डर। ये डर के ऊपर मेरी मास्टरी है सर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने कभी ऐसा किया है कि आपने एक ट्रे ली और वो ट्रे के ऊपर आपने चाय के कप रख दिए, अब वो ट्रे चाय के कप से भरी हुई है और आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि गिर ना जाए, ये गिर ना जाए, ये गिर ना जाए, और वो गिर गई। आप में से कई साथियों के साथ में ऐसा हुआ होगा। क्यों हुआ? क्योंकि आपका फोकस कहां है? गिरने के ऊपर। गिर ना जाए कह के हमारा फोकस तो गिरने के ऊपर है सर। इंटरव्यू एक लिया एक बड़े स्पोर्ट्स खिलाड़ी, एथलेटिक खिलाड़ी जो स्की करते थे। तो स्की आपको पता है कि पैरों में वो लंबा सा वो पहनकर बर्फ के ऊपर ढलान पे नीचे वो तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और उसकी रेस होती है, उसकी दौड़ होती है। तो एक बार न्यूज इंटरव्यूअर ने एक बड़े खिलाड़ी का इंटरव्यू लिया, उनसे पूछा कि सर आप बर्फ के ऊपर होते हैं तो बर्फ वैसी ही चिकनाहट में होती है, आपने पहना होता है तो आपके हाथ में पूरा अपनी स्पीड का कंट्रोल नहीं है, आप चाहें कि अभी के अभी रुक जाए तो आप शायद नहीं रुक पाएंगे। तो ऐसा कैसे होता है कि आप जा रहे होते हैं, रास्ते में इतने पेड़ आते हैं, इतने झंडे आते हैं और तरह तरह की चीजें आती है और आप उससे टकराते नहीं है? तो वो सीधी सी बात कहते हैं सर कि मैं इसके आसपास से निकलने के बारे में सोचता हूं इसलिए निकल जाता हूं, कोई उससे टकराने के बारे में सोचेगा तो टकरा जाएगा। तो जो व्यक्ति फेलियर के बारे में सोचते हैं वो फेल हो जाते हैं और जो विनिंग के बारे में सोचते हैं वो जीत जाते हैं। और इसकी साइकोलॉजी भी मैंने समझी है सर कि फेलियर का डर इतना आसान नहीं है भगाना। सिर्फ ये बातें सुनने से फेलियर का डर नहीं हटेगा, तो कैसे हटेगा उसके ऊपर मैंने काम किया है। क्योंकि मेरा सीए फाइनल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और सीए फाइनल में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत आसानी से पास नहीं हो पाते, उसका रिजल्ट बहुत कम आता है। तो मेरे पास में कई ऐसे स्टूडेंट्स आए जो बहुत बार फेल होने के बाद में मेरे पास में आए। उसमें से एक स्टूडेंट की कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एक स्टूडेंट मेरे पास में आए थे जो मेरे पास आने के पहले 10 साल से फेल हो रहे थे। 10 साल उन्होंने एग्जाम लिखे और वो फेल होते गए। तो जब मेरे पास में आए तो पहली बात उनके साथ में हो रही है, कहते हैं सर मैं बिल्कुल टूट चुका हूं अंदर से। मेरा दिमाग जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो दिमाग एक ही बात कहता है कि तू फेल ना हो जाए, तू फेल ना हो जाए, तू फेल ना हो जाए। फिर से हो गया तो क्या करेगा, कब तक देता रहेगा? इस तरह के कई ख्याल उनके दिमाग में बार बार आते जा रहे हैं। और क्यों आते जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी देर में बताने वाला हूं। पर पूरी तरह से घबरा चुके हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं। कहते हैं कि सर मेरी मजबूरी है पास करना, इसलिए मैं दिए जा रहा हूं एग्जाम, पर डर बहुत है, पेपर लिखने में डर लगता है, पढ़ाई करने में डर लगता है, करूं तो करूं क्या, आप सहारा दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ, आज से पहले आप मेरे पास में कितनी बार आए? तो कहते सर मेरी तो पहली मुलाकात हो रही है आपके साथ में, आज से पहले कभी नहीं आया। तो मैंने कहा आज आपने कुछ नया किया है। आप पहले जिस भी रास्ते पर गए हो वो आपकी मंजिल तक आपको नहीं पहुंचा पाया, पर आज आपने एक नया रास्ता चुना है। तो आपको क्या पता कि ये रास्ता आपकी मंजिल तक नहीं जाएगा, ये मंजिल तक जा भी तो सकता है। आप पास्ट को देखकर और ये मान के चल रहे हो कि जिस रास्ते को आप पकड़ने वाले हो वो फेल ही होने वाला है, और हो भी जाएगा अगर आप पुराने रास्ते पर ही फिर से चले जाओगे तो। पर अगर आपने नया रास्ता चुन लिया है तो आप कैसे कह सकते हो कि आप फेल होने वाले हो? फिर तो ये डर आपके अंदर में होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर हम नए रास्ते को ले रहे हैं तब तो हमें विनिंग के ऊपर फोकस करके अपनी मंजिल के बारे में सोच रख के आज में काम करना चाहिए। ये बात उनको समझ में आ गई। ये इतनी सिंपल सी बात जिस दिन समझ में आ गई तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। आज से 2.5 महीने पहले के आसपास मेरे पास में उनका फोन आया। अहमदाबाद के रहने वाले थे, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे खड़े थे। कहते हैं सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी दुबई में नौकरी लग गई है, सीए बन गया हूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब मैंने ये सुना तो मुझे दिल से बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और मैंने उनको कहा कि कभी दुबई आऊंगा तो आपसे जरूर मिलूंगा, या आप कभी इंदौर आओ तो कभी जरूर मुझसे मिलना।
क्योंकि बहुत खुशी होगी ऐसे व्यक्ति से मिलकर जिन्हें एक लाइन में पूरी बात अगर समझ में आ गई और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बदली। ये फियर ऑफ फेलियर को हमें छोड़ना पड़ेगा, अपना फोकस विनिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा। और इससे बड़ा जो एक और कारण है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे? लोग। सबसे बड़ा रोग है फियर ऑफ रिजेक्शन। कि मैंने अगर अपना एक गोल सेट किया और किसी को बता दिया तो कहीं वो मेरे ऊपर हंस ना दे, मेरे लक्ष्य के ऊपर मेरी हंसी ना उड़ा दे, ये तो तुझसे नहीं हो पाएगा, ये तू करेगा क्या? ऐसी चीजों से भी डर लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि मैंने जिस दिन अपनी जिंदगी का एक बड़ा संकल्प लिया कि मुझे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है, तो पहली बार जिसे बताया होगा, क्या वो हंसे नहीं होंगे? जरूर हंसे। धीरू भाई अंबानी से मैं कभी मिल नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत छोटा था और वो गुजर गए थे। तो अभी शायद जिंदा होते तो शायद कभी मौका मिलता मिलने का। पर जब वो पेट्रोल पंप पे खड़े होंगे और पेट्रोल पंप पे खड़े होकर पेट्रोल भर रहे होंगे, तो उनके मन के अंदर जब विचार आया होगा कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, इस तरह की कंपनी एक दिन मेरी होगी, और ये विचार उन्होंने जिसको भी सुनाया होगा वो उनके ऊपर हंसा तो होगा सर। जब अल्फा एडिसन ने ये कहा कि मैं कुछ ऐसा आविष्कार करना चाहता हूं जिसके अंदर से जब बिजली गुजरेगी, जब करंट गुजरेगा तो वो प्रकाशित कर देगा, कई बार फेल भी हुए बनाने में, तो लोग हंसे थे सर, पर अंत में उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिखाया। जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि हम तो एक जगह से दूसरी जगह पर किसी व्यक्ति या सामान को ले जाने के लिए उड़ा कर ले जाएंगे, तो लोग हंसे थे सर, पर उन्होंने कर दिखाया। और ठीक उसी तरह से आपके और मेरे सामने इलॉन मस्क ने जब कहा कि मैं तो लोगों को मार्स के ऊपर ले जाऊंगा, तो लोग हंसे थे सर, पर वो मार्स के ऊपर ले गया। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये तो छोड़ना पड़ेगा सर। फियर ऑफ रिजेक्शन को हटाना पड़ेगा। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि अगर लोग आपके लक्ष्य के ऊपर नहीं हंस रहे ना, तो आप बड़ा नहीं सोच रहे। तो अब ये लाइन को पूरी तरह से अपने मन में बिठाकर मैंने एक चीज तय कर ली है कि मैं अपना कोई लक्ष्य बनाऊं और किसी को सुनाऊं, अगर वो हंसे ना तो मुझे टेंशन होने लग जाती है। मुझे टेंशन होने लग जाती है कि लोग हंस क्यों नहीं रहे। हंसना जरूरी है सामने वाले का, तब मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये लक्ष्य अच्छा है, इसे मैं पूरा कर सकता हूं। हंसना जरूरी हो गया है अब मेरे लिए। तो अगर आपने कभी कोई लक्ष्य अपना बनाया और लोग आपके उस लक्ष्य के ऊपर हंसे हैं, तो मान लीजिए कि आपका लक्ष्य एकदम सही है, एकदम बराबर है। तो फियर ऑफ रिजेक्शन को भी हटा देना है। और एक और कारण फिर जो आता है वो है कि कुछ लोगों में आलस भरा होता है, टालने की आदत होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है। तो इसी YouTube चैनल के ऊपर मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर एक कमाल की ट्रेनिंग है, जिसमें 11 साइंटिफिक स्टेप्स मैंने दिए कि कैसे आप टालने की आदत को पूरी जड़ से मिटा सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग देखने के बाद में अगर आप देखना चाहें, ये कल जब भी आप देखना चाहें, तो उसे आप जरूर देख सकते हैं। तो ये सब अगर हम हटा दें तो अपने जीवन का लक्ष्य हम तय कर पाएंगे। और करना इसलिए जरूरी है सर, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी जापान की मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में जब न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, जब ब्लास्ट हुआ तो वो पूरा शहर खत्म हो चुका था। शहर ही नहीं, उसके आसपास की जगहों पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हुआ था, इतना कि पूरा जापान हिल गया था, पूरा डूब गया था, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था डूब गई। 1945 में जब ऐसा हुआ तो आने वाले कई सालों तक जिन बच्चों का जन्म हुआ वो असक्षम पैदा हुए, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से, या दोनों तरह से असक्षम थे। यानी कि ये प्रभाव को आप आज तक 1945 से लेकर 2022 इतने सालों तक आप आज भी जाकर कुछ कुछ लोगों में इसका प्रभाव देख सकते हैं। पूरी जमीन के अंदर रेडिएशन बहुत ज्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से पीने का पानी भी खराब हो गया था, फसल भी खराब हो गई थी, हर चीज नष्ट हो गई, तबाह हो गई। 5 साल जापान ठीक इसी हालत में गुजरता रहा, पूरी तरह से डूबा हुआ, पूरी तरह से खत्म, एक तरह से पूरा एक देश खत्म हो रहा था। पर उन्होंने 5 साल खत्म होने के बाद में परेशान होकर एक बड़ा संकल्प ले लिया कि अब कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सारे साथी, सारे लोग उनके साथ आ गए और एक बड़ा संकल्प लिया कि आने वाले 10 साल के अंदर दुनिया के नंबर 1 कॉटन मैन्युफैक्चर करने वाले हम देश बनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रुई उगाने के लिए, कॉटन को उगाने के लिए जमीन उस तरह की होनी चाहिए, पर ना इनके पास में उस तरह की जमीन है, भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से वो है ही नहीं। और अगर होती भी
तो रेडिएशन का असर इतना है न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद में कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। पर ऐसे में उन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब कुछ भी विषम परिस्थिति आ जाए, हम तो अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं। तो उसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल के अंदर दुनिया के नंबर 1 कॉटन मैन्युफैक्चर करने वाले कंट्री बन गए। यहां पर रुके नहीं, फिर बोलते हैं कि अगले 10 साल के अंदर दुनिया के नंबर 1 स्टील मैन्युफैक्चर करने वाले कंट्री बनेंगे। स्टील बनाने के लिए लोहे की जरूरत होती है सर। जापान की जो भौगोलिक जगह है, मतलब जो स्थिति है, उसके हिसाब से वहां पर लोहा नहीं होता। तो कहते हैं हम दूसरे देशों से मंगाएंगे, कुछ भी करेंगे, पर हम तो दुनिया के नंबर 1 बन के दिखाएंगे। अगले 10 साल के अंदर सर दुनिया के नंबर 1 स्टील बनाने वाले कंट्री बन गए। यहां पर भी नहीं रुके, कहते हैं अगले 10 साल के अंदर दुनिया के नंबर 1 ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ी बनाने वाली कंट्री बन जाएंगे। अगले 11 साल के अंदर वो भी कर दिखाया। और यहां पर भी नहीं रुके, कहते हैं कि हम दुनिया के नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंट्री बनेंगे। और आज दिन तक अगर कोई कंट्री है जिसके इलेक्ट्रॉनिक का सामान सबसे ज्यादा भरोसे से लिया जाता है तो वो जापान। तो मैंने रिसर्च किया, मैंने गूगल पे ढूंढा कि उस समय में उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या कितनी रही होगी। तो 85 लाख के आसपास का नंबर था। और 85 लाख में से आप अच्छी तरह से समझते हैं कि कई सारे साथी तो असक्षम थे मानसिक या शारीरिक रूप से। अगर ऐसी स्थिति में सारी विषम परिस्थितियों के होने के बावजूद अगर एक लक्ष्य ये तय करके उसे पूरा कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं सर, हम भी तो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हम अपने लक्ष्य को तय कर लें और उस लक्ष्य के ऊपर हम डेडिकेशन के साथ में काम करने लग जाएं तो कुछ भी पूरा हो सकता है। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी आ जाए, कैसी भी मुश्किलें आ जाए, पर सब कुछ हो सकता है सर। तो कैसे अपने लक्ष्य को तय करें, वो एकदम शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपके पास में अगर पेपर और पेन है तो उसे निकाल लीजिए, क्योंकि अब लिखने का मौका है सर। तो मैं आपको अब बता रहा हूं कि कैसे हम अपने जीवन का लक्ष्य तय कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। आपको एक बार पेपर और पेन को लेकर अपने साथ में रख देना है और फिर अपनी एक बार आंखें बंद कर लीजिए। अपनी आंखों को आप बंद कर लीजिए। अपनी आंखें बंद करके अब जो मैं आपसे कह रहा हूं आपको उसके बारे में सोचना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसी पल, इसी समय में अगर मैं सिर्फ चुटकी बजाऊं या आप चुटकी बजाएं, इतने से समय में आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं वो पूरा हो जाए, जिसके लिए आपको ना कुछ करना पड़े, ना कुछ देना पड़े, कुछ भी नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ ये चुटकी बजाई और इतने में आप जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं वो अगर आप हासिल कर लें तो वो क्या होगा, उसे आप पेपर पर लिख दीजिए। उसे आप आंखें खोलकर अपने पेपर पे लिख दीजिए। क्या चाहते हैं आप, क्या हासिल करना चाहते हैं। और अगर आपने इसे पेपर पे लिख दिया है तो अब इसे हासिल करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत साधारण सी। आप बड़ी से बड़ी किताब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में 12 स्टेप बताए जा रहे होंगे, और मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं कि आपको करना क्या है, एकदम सिंपल भाषा में। कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसे हासिल करने के लिए आप कौन कौन से छोटे लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करने वाले, कौन से छोटे लक्ष्य आपको बनाने हैं और उन्हें पूरा करना है, ताकि ये बड़ा लक्ष्य जो आपने जीवन में बनाया है वो आप पूरा कर सके। एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अगर आपने लक्ष्य बनाया कि मैं तो अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं, तो पूरी दुनिया घूमने के लिए आपको कितने रुपए बचाने पड़ेंगे, उसे बचाने के लिए पहले कितने कमाने पड़ेंगे, उसे कमाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, वो करने के लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, वो सीखने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, वो जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे लक्ष्य बना लीजिए तो आपका बड़ा लक्ष्य पूरी दुनिया घूमने का पूरा हो सकता है। एक एक करके पूरा करेंगे तो एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। पर ये सब कुछ करने में आपको एक चीज करनी पड़ेगी जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, यानी कि स्ट्रेंथ मतलब शक्तियां, वीकनेस मतलब कमजोरियां, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, मौका मिले तो लगा दो चौका, और थ्रेट मतलब कौन सी मुश्किलें, कौन सी चुनौतियां जो है आपको सामना करना पड़ेगा जिनका। ये 4 चीजों के ऊपर हमें काम करना है। तो एक नए पेज के ऊपर बीचों बीच एक बड़ा सा प्लस बना लीजिए ताकि आपके पास में 4 खाने हो जाए। स्ट्रेंथ के लिए अलग, वीकनेस के लिए अलग, अपॉर्चुनिटी के लिए अलग और थ्रेट के लिए अलग। शक्तियां, कमजोरियां, मौके और चुनौतियां, चारों के लिए अलग अलग खाने बना लीजिए। और इसमें से जो शक्तियां हैं उस खाने को आप 2 हिस्सों में बांट दें।
शक्तियों के खाने को दो हिस्सों में बांट दें, ठीक उसी तरह से जो मौके वाला खाना है उसे भी आप दो हिस्सों में बांट दें। मौके वाला बॉक्स भी दो हिस्सों में बांटना है, शक्तियों वाला बॉक्स भी दो हिस्सों में बांटना जी। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास में कौन कौन सी शक्तियां ऑलरेडी है, कौन कौन सी शक्तियां आपके पास में है। और शक्तियों में ही दूसरे खाने में, शक्तियों के अंदर हमने दो खाने बनाए, तो दूसरे में आपको लिखना है कि अब और कौन कौन सी शक्तियां आपको हासिल करनी पड़ेगी, कौन कौन सी आपके पास में है और कौन कौन सी हासिल करनी पड़ेगी। और ठीक उसी तरह से आपको कमजोरियों वाले खाने में यह ढूंढना है कि आपके अंदर में कौन सी कमजोरियां हैं जो आपको यह लक्ष्य पूरा करने नहीं देगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं पर मीठा देख के कंट्रोल नहीं होता, सर ये कमजोरी है बड़ी, तो फिर ये कमजोरी को हमें खत्म करने के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मीठा खाने से तो वजन कम नहीं हो सकता। तो ये कमजोरी है, इसे कमजोरी वाले खाने में हमें लिखना चाहिए। ये हमारे अंदर की कमजोरी है, इसे हमें खत्म करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जब मौके वाले खाने पर आते हैं तो वहां पर भी हमने दो में बांट दिया था, उसे दो हिस्से उसके कर दिए थे। तो एक आपको यह लिखना है कि ऐसे कौन से मौके हैं जो आपके ध्यान में आ रहे हैं कि आपके पास में है, कौन से ऐसे मौके हैं जो आपके पास में है ऑलरेडी, जो आपको इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे, और ऐसे कौन से मौके हैं जो आपको चाहिए, अभी है नहीं पर आपको इस तरह के मौके मिल जाएं तो आप इस लक्ष्य को बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। तो ऐसे कौन से मौके हैं जो आपको चाहिए। और फिर अगर मैं बात करूं चुनौतियों की, तो यहां पर आपको लिखना है कि किस तरह की चुनौतियां हैं जो आपके सामने आ सकती है। जैसे फिर से अगर वजन कम करने वाले एग्जांपल लूं कि वजन कम करना है, पर आपको ध्यान आया कि अभी तो मेरे दोस्त की या मेरे दोस्त के घर में कई सारी शादियां होने वाली है इस महीने, तो मुझे तो वो शादी में जाना ही पड़ेगा, शादी में जाएंगे तो वहां पे खाना खाना ही पड़ेगा, तो फिर वजन कम नहीं हो सकता। अब ये एक चुनौती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस चुनौती के सामने हम घुटने टेक के बैठ जाएं, इस चुनौती से हार मान जाए, ऐसा नहीं है। चुनौती अगर पहले से हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो हम फिर सोच सकते हैं कि इसके साथ में हमें डील कैसे करना है, कैसे इसे परे करके हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। तो हमने अब जो बात करी है वो ये है कि हमारे पास में कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी शक्तियों की हमें जरूरत है, कौन सी कमजोरियां हैं जिन्हें हमें हटाना पड़ेगा, कौन से मौके हैं, ये कौन से मौके चाहिए, और कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आने वाली। अब इस पूरे कार्यक्रम में आपको यह पता करना है कि हर एक चीज के अंदर, जैसे शक्तियां अगर मुझे हासिल करनी है, कोई मेरे पास में है नहीं पर जरूरी है हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको कौन से कोर्स की, कौन से साथी की मदद लेनी पड़ेगी, किसकी आपको मदद लेनी पड़ेगी, तो उस साथी का आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आपको अपने गुरु की मदद लेनी है तो गुरु का नाम लिख दीजिए, ताकि आपको पहले से पता रहे कि इस मदद के लिए आपको उन तक जाना है, उनसे मदद लेना है। अगर आपने इतना सा प्लानिंग कर लिया, या आपको पूरी मैंने प्लानिंग करना बता दिया सर कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लान कैसे कर सकते हैं, इतना सा काम अगर समझ में आ गया और हमने कर लिया तो हम अपने लक्ष्य को पूरा करने की राह पर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो यह है हमारे लक्ष्य को पूरा करने का जरिया। तो यहां से एक बार फिर से मैं आपको उस बात पर लाना चाहता हूं जिससे मैंने शुरुआत की थी कि हमारे जन्म लेने के समय और हमारे मृत्यु के समय के बीच में जो पूरा समय हमें मिला है, असल में हमें यह सोचना है कि हम इस जीवन में करना क्या चाहते हैं। हमारे जन्म होने का कुछ तो उद्देश्य होगा। ये जो पूरा अभी हमने बात करी वो तो कुछ हासिल करने का है, तो वो अपने आप में एक अलग जगह पर है, वो अपने आप में एक अलग लक्ष्य है, पर यह लक्ष्य के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि हम असल में किस उद्देश्य के साथ में जन्मे, क्या कारण है हमारे जन्म। उसके ऊपर भी आपके साथ में कुछ बातें करने वाला हूं, पर इसके साथ में एक चीज जो मुझे जीवन में समझ में आ गई है वो ये है कि आपका कुछ भी लक्ष्य हो, पर एक चीज आपको हमेशा करनी चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी खुलकर जीनी चाहिए, खुशी के साथ, खुलकर, हमेशा सकारात्मकता के साथ में। सुबह उठे तो ऐसा लगना चाहिए कि चिड़िया की चहचहाहट के बाद में हमारी जो आवाज है उसकी चहचहाहट, हमारी जो मुस्कान है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन मुस्कान है, उसके साथ में हमें उठना चाहिए। अपनी जिंदगी को खुलकर जिए, खुशी के साथ जिए। और मैं आपका एक बार फिर से सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बिल्ड योर लेगेसी, जिसमें असल में लेगेसी का मतलब सर ये होता है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह से जी रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारा एक छाप है,
जो हम छोड़ के जा रहे हैं इस दुनिया के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर, जो हमें जाने के बाद भी कुछ इस तरह से याद करने वाले हैं कि हम उनके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बस जाने वाले, उनके दिलों में हमेशा एक जगह रहने वाले। जैसे अमिताभ बच्चन जी की अपनी एक लेगेसी है, सचिन तेंदुलकर जी की अपनी एक लेगेसी है, शाहरुख खान जी की अपनी एक लेगेसी है, तो विराट कोहली जी की अपनी एक लेगेसी है। पर ये तो बड़े बड़े लोग हो गए। आप अपने आसपास में देखेंगे तो आपको कुछ साथी ऐसे मिलेंगे जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि वाह क्या जीवन है इनका। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये अपनी जिंदगी को खुलकर जीते। ये सिर्फ खड़े भी हो जाए ना हमारे पास में, तो अपने आप इनसे एक ऐसा प्रतिभा, एक ऐसा ऑरा हमें पास में निकल के आता है कि हम बहुत बदलाव महसूस करते हैं हमारे जीवन के अंदर, एक खुशी महसूस करते हैं। ऐसी इच्छा होती है कि इनसे बार बार मिला जाए। मतलब इनकी कहीं भी एक बात ऐसी हो जाती है कि इनसे 5 साल बाद भी अगर हम फिर से मिले तो वो 5 साल बाद भी वो बात याद आ जाती है कि सर आपने वो बात कही थी ना, आज तक याद। अगर आप भी अपनी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं तो मेरे साथ में आपको इस प्रोग्राम में थोड़ा और समय आगे तक आना पड़ेगा कि आप कैसे अपने प्रतिभा को कुछ इस तरह से कर लें, अपने व्यक्तित्व को कुछ इस तरह से कर लें कि आप लोगों के दिमाग में नहीं दिल में जगह बना लें, लोगों को अपने शब्दों से, अपनी आभा मंडल से पूरी तरह से बदलाव उनके जीवन में ले आए। 6 दिन आपको मेरे साथ बताने होंगे और 6 दिन के अंदर हम कैसे इससे एक ऐसा क्रिएशन कर सकते हैं, हमारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम की जो खासियत है ना, मैं अगर आपको बताऊं, जो बिल्ड योर लेगेसी प्रोग्राम है, ये पूरे इंडिया में एकमात्र प्रोग्राम, इस तरह का और कोई होता ही नहीं है प्रोग्राम। ये अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम है, क्योंकि ये मैंने प्रोग्राम बनाया ना, तो मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों से, जिसमें लीजा निकल्स के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो लीजा निकल्स है अभी जिंदा है, और जिंदा होने के बावजूद ये जिस कंट्री में रहती है, जिस देश में रहती है, उस देश में इनके नाम पर एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी महिला है। इनसे सीखा। डैन लॉग, जिनके बारे में मुझे कोई परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है, ड्रैगन डैडी के नाम से पूरी दुनिया उनको जानती है, उनसे सीखा। मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों से सीखकर और पूरे प्रोफेशनल तरह से, पूरी डेडिकेशन के साथ में, पूरे एफर्ट लगाकर, समय लगाकर मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है, जिसका नाम है बिल्ड योर लेगेसी। घंटों रिसर्च करके इसे आसान बनाया ताकि मैं वाकई में जब ये बातें आपके साथ में शेयर करूं, ये प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूं, तो आपके जीवन में बदलाव इसके दौरान ही आने लग जाए। और मैंने इसलिए बनाया ताकि आप ये ऑन स्टेज हो या ऑफ स्टेज हो, आपका एक व्यक्तित्व इस तरह से हो जाए कि आपको ना केवल लोगों से सम्मान मिले, बल्कि लोगों का आपको प्यार मिले, आपको लोग कभी भूल ना पाए। कभी भी आपका परिचय, आपका व्यक्तित्व कुछ इस तरह से हो जाए कि आप लोगों के दिलों से बाहर ही ना निकल पाए। मैंने कई बार देखा है कि ऑन स्टेज कुछ स्पीकर्स बार बार ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए हेलो वर्ड यूज करते हैं। तो ये प्रोग्राम के बाद में आपको हेलो, यस और नो बोलकर ऑडियंस के साथ में कम्युनिकेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑर्गेनिकली कैसे कम्युनिकेशन बना सकते हैं, ये आप सीख जाएंगे। इतना ही नहीं, आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से बात करें, चाहे आप एक व्यक्ति से बात करें या हजारों लोग आपके सामने खड़े हो जिनसे आप बात कर रहे हो, आपको कभी भी अपनी बात रखने के लिए, ऑडियंस का अटेंशन पाने के लिए अपनी आवाज को ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं आपसे धीमी आवाज में भी बात करूंगा ना, तो आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर ही रहेगा। उसके लिए मुझे आवाज को ऊंची करने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से आप अपनी आवाज से लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे, उनके जीवन में बदलाव ला पाएंगे। अब यहां पर मैं आपके साथ में 2 बातें शेयर करना चाहता हूं। पहला ये कि जब भी मैं आवाज शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो आवाज से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आपके गले से निकल रही है वो आवाज है। आवाज का एक गहरा मतलब है जो मैं आपके साथ में बिल्ड योर लेगेसी के दौरान शेयर करने वाला हूं। इतना ही नहीं, जब मैं ऑडियंस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, तो ऑडियंस का मतलब यह नहीं है कि आप स्टेज पे खड़े हैं, आपके सामने कई सारे लोग मौजूद हैं। आप एक व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं तो वो आपकी ऑडियंस है। यानी कि जो भी आपको अगर सुन रहा है, एक हो या 1000 हो, वो आपकी ऑडियंस है। और ठीक उसी तरह से अगर आप एक व्यक्ति से भी बोल रहे हैं या 1000 व्यक्ति से भी बोल रहे हैं, तो आप स्पीकर है।
तो इन शब्दों का प्रयोग मैं कुछ इस तरह से करने वाला हूं और आज के प्रोग्राम में मैंने इस छोटे से हिस्से जो आज मैं आपके बीच में कवर करने वाला हूं उसको 5 फेज के अंदर मैंने बांट दिया। तो पहला फेज है कि स्किल सबके अंदर में मौजूद है। दूसरा फेज है कि सम्मान या फिर प्यार। तीसरा फेज है कि हम अपने आप को कुछ इस तरह से बना लें कि हमें कोई कभी भुला ना पाए, और वो कैसे हो सकता है। फेज 4 में हम बात करेंगे कि कैसे किसी का भी भरोसा हम जीत सकते हैं, उनके दिलों में जगह बना सकते हैं अपनी सच्चाई को ढूंढ के। और 5वें फेज में हम बात करेंगे कि कैसे किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब ये जो प्रोग्राम है, ये जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, उनके लिए ये सब कुछ जरूरी है, क्योंकि इस प्रोग्राम का जो मेन एसेंस है ना, जो मेन इसका बात है, जो मेन इसका फैक्टर है, वो ये है कि आप अपने आप को किसी के भी सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, चाहे आप अपने शब्दों से बात करें या आप खड़े होकर भी बात कर रहे हो। मतलब कि आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है किसी से बात करने के लिए, उसके ऊपर भी आज मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं। तो ऐसा जब आप करें तो किस तरह से करें कि सामने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़े, उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाए। तो ये मतलब ये ऐसी चीज है कि स्किल किसके अंदर है, तो बच्चों के अंदर भी है, तो उसी तरह से बड़ों के अंदर भी है। तो ये जो प्रोग्राम है 14 वर्ष की आयु के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप एक व्यक्ति से बात करें या हजारों व्यक्तियों के सामने खड़े होकर बात करें, ये कोर्स आपकी मदद करेगा। तो पहले फेज की अगर मैं बात करूं कि स्किल सबके अंदर में मौजूद है, किसी के स्किल जागे हुए हैं, किसी के स्किल सोए हुए हैं। अगर किसी के स्किल जागे हुए हैं तो उन्हें जगाना पड़ेगा। किसी के स्किल अगर जागे हुए हैं तो उन्हें समझना पड़ेगा कि कैसे उसे इंटेंशनली यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बात कहूं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी, वो अगर पूरे भारत के लोगों से आकर कुछ बात कहें तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक भी व्यक्ति की नजर उनसे हट जाए। उनका पूरा ध्यान नरेंद्र मोदी जी की बातों पर ही रहेगा, क्योंकि उनके अंदर ये स्किल है जो वो यूज करते हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वो फिर से दोबारा से अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये इंटेंशनली यूज करना सीखना पड़ेगा कि कौन से स्किल को कहां पर, किस जगह पर, किसके सामने, कैसे, कितने समय के लिए, किस रूप में, किस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि उसका एक गहरा प्रभाव पड़े। यानी कि अगर हमारे लिसनर के ऊपर हमें एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करना है तो हमें यह समझना होगा कि हम स्किल को इंटेंशनली कैसे यूज कर सकते हैं। और दूसरे फेज में आपसे मैं बात करूं कि अगर 2 व्यक्ति खड़े हों और दोनों व्यक्ति सेम टू सेम बात करें, पूरी समान बात है, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, तो भी ऐसा होगा कि आपको एक व्यक्ति की बात तो ठीक लगेगी पर एक व्यक्ति की बात आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए सर कि जिस व्यक्ति की बात आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, उन्होंने वो बात कहते समय उसमें अपना टेक्सचर ऐड किया है, अपना एक फ्लेवर ऐड किया है, और इस वजह से जिस व्यक्ति की बात आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, उनकी जगह आपके दिल में बन जाएगी। उन्हें आप ना केवल सम्मान देंगे बल्कि प्यार देंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि नॉलेज आप कभी भी शेयर करेंगे ना किसी के साथ में, जो कि आप करते ही हैं, आप एक व्यक्ति से बात करें, हजारों व्यक्तियों के सामने खड़े हो जाएं, आप अपनी नॉलेज शेयर करने वाले। जब भी आप नॉलेज शेयर करेंगे तो आपको सम्मान तो मिलना ही वाला है, पर ऐसा कैसे करें कि सिर्फ सम्मान नहीं, प्यार मिलना शुरू हो। क्योंकि सोचिए आज के समय में और आने वाले समय में सोशल मीडिया कितना ज्यादा हावी होने वाला है। कितने सारे व्यक्ति हैं जो लगातार हर समय अपनी नॉलेज शेयर करते हैं अलग अलग जरिए से। ये नॉलेज को आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी लेते हैं, और वो जिससे बात कर रहे हैं यानी कि आप भी लेते हैं। आप सभी इन सारे क्रिएटर्स का सम्मान भी करते होंगे, पर आप इनमें से कितने लोगों से प्यार करते हैं? और हम ऐसा कैसे करें कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो पूरे दिन में जो सुना है उसे वो याद नहीं है, पर हम जो उनसे कह रहे हैं वो उन्हें सालों साल के लिए याद हो जाए, हमारी पूरी व्यक्तित्व उनके दिल में बस जाए, उनके दिमाग में नहीं, हमारी जगह उनके दिल में बन जाए। कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें इन टेक्निक्स को इंटेंशनली, इन स्किल्स को इंटेंशनली यूज करना आना चाहिए कि हम चाहे वैसा इंपैक्ट किसी भी सुनने वाले के ऊपर क्रिएट कर पाए। और उसके लिए हमें ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाना पड़ेगा जिसे कभी कोई भुला ना जा सके,
कभी कोई भूल ना पाए। और उसके लिए मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि पहले आपको काम करना पड़ेगा खुद के ऊपर। यानी कि आपको जो आप खुद से बात करते हैं वो आपको ऐसी करनी पड़ेगी कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाए, आपकी ऑरा अच्छी होने लग जाए, क्लीन होने लग जाए। जिस ऑरा में कोई आए तो उसके ऊपर सिर्फ ऑरा से ही एक ऐसा इंपैक्ट पड़े कि उनके जीवन में खुशियां आने लग जाए, उनके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाए। तो पहला काम खुद के ऊपर करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको अगर ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाना है कि आपको कभी कोई भुला ना जा सके, तो मैं आपको एक गोल्डन रूल दे रहा हूं। आप चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं। मैं आपको एक गोल्डन रूल दे रहा हूं, एक गोल्डन प्रिंसिपल दे रहा हूं कि आपको अगर किसी के दिल में अपनी जगह बनानी है तो दिल में जगह बनाने से पहले और उसके लिए आपको अपने दिल के टुकड़े उनके साथ में बांटने पड़ेंगे। जब तक आप अपने दिल के टुकड़े किसी के साथ में नहीं बांटेंगे, वो आपको अपने दिल में जगह नहीं दे सकते। और अपने दिल के टुकड़े बांटने के लिए आपको ढूंढनी पड़ेगी अपनी कहानियां, यानी कि आपको अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी। देखिए, जैसे मैं अगर आपको यहां पर एक बात कहूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में छोटे सवाल हटा दें और बड़े सवाल पूछना शुरू कर दें तो आपको हमेशा बड़े जवाब मिलेंगे। क्योंकि अगर कोई भी छोटे सवाल पूछेंगे तो उनको जिंदगी कभी बड़े जवाब लाकर नहीं देगी। अब ये बात आपको सही तो लग रही होगी, इस बात के लिए कहीं ना कहीं शायद आपके मन के अंदर मेरे लिए सम्मान भी आ रहा होगा कि यार बात तो कितनी अच्छी कही है, बात तो सही कही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात आप थोड़े समय के बाद में भूल जाने वाले। पर अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे सफल बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन अपने बचपन में बहुत गरीबी में गुजरे, बहुत गरीब अवस्था से उनका जन्म हुआ। उस समय उस गरीब अवस्था में वो पले बड़े और बड़े हुए। और एक समय ऐसा आया जब उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता। तो एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें बुलाया, उन्हें एक टी शर्ट दिखाई, पूछा बेटा बताओ ये टी शर्ट कितने डॉलर की है। तो माइकल कहते हैं पिताजी $1 की। पिताजी कहते हैं जाओ इसे $2 में बेच के आओ। तो किसी तरह से निकल गए, पूरा दिन लगा दिया और अलग अलग जगह पर भटकने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद किसी तरह से $2 की वो टी शर्ट बेच कर आ गए। पिताजी बहुत खुश हुए, अरे वाह बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी दी, फिर से भेज दिया उसे। अगले दिन फिर से बुलाया, टी शर्ट दिखा के पूछते बताओ बेटा ये कितने डॉलर की है। तो माइकल कहता है पिताजी $1 की। पिताजी कहते हैं जाओ $20 की बेच के आओ। तो माइकल जॉर्डन की एक खास बात यह है कि वह ऐसा नहीं कहते ये नहीं हो सकता, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। सवाल का फर्क देखिए, ये नहीं कहते कि ये नहीं हो सकता, ये कहते हैं कि कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूं। और ये सवाल कभी पिताजी से नहीं पूछा, हमेशा खुद से पूछा करते थे, इसलिए जवाब भी खुद ही मिलते थे। तो बाहर निकल गए, सवाल पूछा कैसे कर सकता हूं, तो जवाब मिल गया। बोलते हैं मिकी माउस इसको प्रिंट करा देता हूं। मिकी माउस प्रिंट करा के एक अमीर बच्चों के स्कूल के सामने खड़े हो गए, चिल्लाने लग गए मिकी माउस की प्रिंट करी हुई टी शर्ट, मिकी माउस की प्रिंट करी हुई टी शर्ट। तो बच्चे ने देखा, बच्चे जिद करने लगे, एक बच्चा बहुत जिद करने लगा। तो उसके पिताजी ने खुश होकर उसे $20 की टी शर्ट खरीद के दिला दी और माइकल जॉर्डन की मासूम सी चेहरा देखकर उसे $5 टिप में दे दिए। तो $25 लेकर माइकल जॉर्डन अपने पिताजी के पास पहुंच गए, उन्हें दे दिए। तो पिताजी ने कहा शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। अगले दिन फिर से बुलाया, पूछते बताओ बेटा ये टी शर्ट कितने की है। कहते $1 की पिताजी। पिताजी कहते हैं जाओ इसे $200 की बेच के आओ। अब अच्छी बात क्या है कि माइकल जॉर्डन ये नहीं कहते कि ये नहीं हो सकता, कहते ये कैसे हो सकता है। टी शर्ट लेके चले गए, सवाल करते हैं कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो याद आता है कि अरे पास के एक शहर में एक बहुत सुंदर मशहूर अभिनेत्री आई हुई है, क्यों ना मैं उससे ऑटोग्राफ करा लूं। तो किसी तरह से वहां पहुंच जाते हैं, मासूम सी शक्ल है, भीड़ में किसी तरह से घुस जाते हैं, मासूम शक्ल बनाकर अभिनेत्री को कहते हैं मैडम आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो खुशी खुशी ऑटोग्राफ कर देती है। वो वापस टी शर्ट लेकर आ जाते, अपने शहर में बस स्टैंड के पास में खड़े हो जाते, चिल्लाने लगते अभिनेत्री की ऑटोग्राफ करी हुई टी शर्ट। तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और भीड़ इकट्ठी हो जाती है उस वजह से फिर उस टी शर्ट की नीलामी करनी पड़ती है। तो एक चाहक अभिनेत्री के बहुत बड़े नीलामी की जो कीमत है $200 से शुरू हुई, बहुत बढ़ने लगी, बहुत बड़ी। तो फाइनली जो चाहक थे, बहुत बड़े चाहक थे, उन्होंने उस टी शर्ट को $2000 में खरीदा। अब मैं आपको इसे रुपए में बताता हूं कि पहली बात तो अगर 70 के रेट लगाएं तो $70 की टी शर्ट लेकर माइकल जॉर्डन को भेजा कि जाओ बेटा $200 की बेच के आओ, यानी कि इसे $14,000 में बेच के। $70 की टी शर्ट को
14,000 रुपए की बेचने के लिए अगर हमें घर से बाहर निकाल दिया जाए ना, हम कहेंगे ये नहीं हो सकता, कैसी बातें करते हो। पर निकल गए, कहते हो तो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूं, और बेच के आते सर 1.5 लाख रुपए में। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि अगर आप जिंदगी में बड़े सवाल करेंगे तो जिंदगी हमेशा आपको बड़े जवाब ला कर देगी। वो पिताजी के पास पहुंचते हैं, उनके हाथों में $2,000 रखते हैं तो पिताजी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कहते बेटा शाबाश, तू जिंदगी में कुछ भी कर सकता है क्योंकि तूने सीख लिया है कि जिंदगी में छोटे सवाल करेंगे तो हमेशा छोटे जवाब आएंगे, बड़े सवाल और सही सवाल करेंगे तो हमेशा जिंदगी बड़े जवाब ला कर देगी। अब देखिए, ये बात जब मैंने आपको पहले कही तो वो बात पूरी भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि आप भूल सकते थे, पर जैसे ही मैंने इसे कहानी में बदल दिया, अब आप इस कहानी को जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते। और बल्कि मैं यहां तक बताना चाहता हूं कि जब मैं आपको कहानी सुना रहा था तो कहानी के साथ साथ में सुनते सुनते कहीं ना कहीं आप अपने अंदर भी झांक कर देख रहे थे कि मैं कैसे अपने जीवन में बड़े सवाल कर सकता हूं ताकि मुझे बड़े जवाब मिलना शुरू हो जाए। कहानी की शक्ति है। पर यहां पर अगर कोई सोचे कि मैं 5-6 कहानियां रट लेता हूं, उसे सुनाना शुरू कर देता हूं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कहानी जब मैंने आपको सुनाई तो आपके दिल के अंदर ये कहानी बैठी है, मैं नहीं बैठा हूं। मैं आपके दिल में जगह तब बना सकता हूं जब मैं आपको अपने दिल के टुकड़े शेयर करूंगा। इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी कहानी कब किसको किसके सामने किस रूप में किस तरह से कितनी कैसे सुनानी है, वो भी अपने आप में एक टेक्निक है। अपनी कहानी भी अगर आप सुनाते हैं तो उसे कैसे सुनानी है, ये एक टेक्निक है। और जब आप अपने दिल के टुकड़े किसी के साथ बांटेंगे तो आप सबसे पहले उनके साथ में इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेंगे तो उनका भरोसा आपके ऊपर आ जाएगा क्योंकि आपने अपने दिल से कुछ उनको शेयर किया, दिल के कोने में से निकाल कर कुछ उनके साथ में बांटा है, तो वो अपने दिल में जरूर आपको जगह देने वाले हैं। पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इस टेक्निक को कैसे, कब, कहां, किस रूप में, किसके सामने, किस तरह से, कैसे इसे यूज किया जाता है। और इतना ही नहीं, अगर आप ऐसा करने लग गए तो आप लोगों की जिंदगियों को इंस्पायर कर पाएंगे, उनकी जिंदगी बदल पाएंगे, उनके जीवन में बदलाव ला पाएंगे और उसी के साथ में आप अपने खुद के जीवन में भी बदलाव ला पाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी के जीवन में बदलाव लाने के लिए आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि आपको वाकई में उनसे कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ आपसे मिले और पूरी तरह से उनके अंदर में एक सिस्टम नया क्रिएट हो जाए कि यार ऐसा कुछ करना। जैसे अगर आप कभी अमिताभ बच्चन से आपको मिलने का मौका मिल जाए, विराट कोहली से मिलने का मौका मिल जाए, सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका मिल जाए, तो क्या मिलकर ही कुछ बदलाव हमारे अंदर में नहीं आ जाएगा? क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद के ऊपर काम किया है, उनकी सेल्फ टॉक यानी कि स्व संवाद ठीक तरह से होता है। ये कैसे होता है, ये भी बिल्ड योर लेगेसी के अंदर हम करने वाले। तो ये वाकई में एक यूनिक प्रोग्राम है। इंडिया में इस तरह का प्रोग्राम होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों से मैं सीख कर आया हूं वो अपने आप में मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं। उसके ऊपर मेरी रिसर्च, मेरा काम और मेरा एक्सपीरियंस मैंने इसमें ऐड किया है। कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसे इंडिया में कोई जानता ही नहीं है, पूरी तरह से साइंटिफिक टेक्निक्स है, साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और कैसे किसी भी प्रोग्राम के अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो आपकी ऑरा को सुधार दे, आपको सेल्फ यानी कि खुद से कैसे बात की जाती है वो आपको पता चल जाए। ये अपने आप में एक कमाल का यूनिक प्रोग्राम है, बिल्ड योर लेगेसी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे प्रोग्राम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहला है इनर जर्नी, सेक्शन 1 है इनर जर्नी यानी कि अपने अंदर की जर्नी, जिसमें हम सबसे पहले इस बात को डिस्कस करेंगे कि आपकी आवाज की ताकत क्या है। तो जब मैंने आपसे कहा था कि आवाज का मतलब ये नहीं है कि क्या आपके गले से निकल रहा है वो आवाज है, आवाज कुछ और है, कुछ गहरा इसका मतलब है, तो उसकी ताकत क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि अब आपकी आवाज क्या है, क्योंकि आवाज का मतलब अगर ये है ही नहीं कि जो गले से निकल रहा है वो आवाज है, तो आवाज है क्या, और फिर आपकी आवाज क्या है, वो भी हम उसकी खोज पर साथ में चलेंगे। और उसकी मदद से आप अपने जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोगों का भरोसा कैसे जीत सकते हैं मैंने आज आपको बहुत शॉर्ट में बताया, पर उसके लिए आपको पहले खुद की सच्चाई ढूंढनी होगी। वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, उस सफर पे मैं आपके साथ में चलने वाला हूं। और फिर
म्यूट कर लीजिए अपने आप को अगर आपने अनम्यूट किया है तो। थैंक यू। और आप विजुअलाइज कर पाएंगे कि आपकी लेगेसी कैसे होने वाली, आपकी लेगेसी क्या होने वाली है, ना केवल विजुअलाइज बल्कि आप उसको बोल पाएंगे। और फिर सेक्शन 2 में आएंगे, जो इस प्रोग्राम का सेक्शन 2 है, दूसरा सेक्शन है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अब कोई भी व्यक्ति हमें सुन रहा है तो उसके ऊपर जो इंपैक्ट, जो प्रभाव मैं क्रिएट करना चाहता हूं, जैसा प्रभाव मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर पड़े, वैसा ही प्रभाव कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बात की जाती है कि अपने डर को कैसे हटाया जाए, क्योंकि 73% लोग बोलने से डरते हैं और साइकोलॉजिस्ट ये बात को प्रूव कर चुके हैं कि बोलने का डर मृत्यु के डर से बड़ा होता है। तो इस डर को कैसे हटा सकते हैं, या इस डर को मैनेज करके कैसे हम उसके साथ में काम कर सकते हैं ताकि अपने लिसनर को एक ठीक उसी तरह से इंपैक्ट कर सके जैसे कि हम चाहते हैं, तो वो हम इसमें सीखने वाले हैं। अक्सर आपने ऐसा अपने जीवन में नोटिस किया होगा, फील किया होगा कि आप किसी से कुछ बात कह रहे हैं तो आप कह कुछ और रहे हैं पर सुनने वाला समझ कुछ और रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस है। किसी ने आपकी बात को किसी और ही अर्थ में समझ लिया। अगर ऐसा भी आपके साथ में होता है तो इस प्रोग्राम के बाद में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अपनी बात में कैसे एक तरह की क्लैरिटी लानी है, कैसे कन्विक्शन लाना है, ताकि हम जो इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जिस अर्थ के साथ में हम बात कर रहे हैं, सुनने वाला उसी अर्थ में, उसी इंपैक्ट के साथ में सुने। और इतना ही नहीं, हम ढूंढेंगे कि आप किस तरह के स्पीकर हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं या फिर आप 1000 व्यक्तियों से बात कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप एक स्पीकर है। तो आप किस तरह के स्पीकर हैं, उस सवाल का जवाब हम मिलकर ढूंढने वाले हैं, और कैसे आप फिर इन सब की मदद से लोगों की जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, उनके जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं। और इसके बाद में सेक्शन 3 आता है, इसे मैं कहता हूं कि अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस पूरे प्रोग्राम का एसेंस है। मेन बात यही है कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया जाए किसी के सामने। और अगर खुद को प्रेजेंट करना अगर एक मसल है तो उस मसल को हम सेक्शन 3 में बिल्ड करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर जिमिंग होने वाला है सर। तो हम यहाँ पर सीखने वाले कई सारी साइंटिफिक और प्रोफेशनल टेक्निक्स, जिसमें से एक आती है सैंडविच टेक्निक, एक आती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का अटेंशन स्पैन 3 सेकंड का रह गया, 3 सेकंड बस। यानी कि शुरुआती 3 सेकंड में मैंने अगर आपका अटेंशन जीत लिया, हासिल कर लिया, तो हमारी बात बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी, वरना पूरी बातचीत के अंदर हमारा अटेंशन पूरी तरह से बन नहीं पाएगा। शुरुआत के 3 सेकंड, तो ऐसे कैसे शुरू करें कि पूरा अटेंशन बन जाए, तो उसकी एक टेक्निक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। सेफ एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि हमने कोई बात कही और सुनने वाले को वो बात अच्छी नहीं लगी, वो उसका विरोध करता है, उसके मन की बात नहीं है। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो उस व्यक्ति को भी नापसंद करने लग जाता है। बात को तो नापसंद करता ही है, पर जिस व्यक्ति ने वो बात कही है उस व्यक्ति को भी नापसंद करने लग जाता है। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर ले, एक सेफ वातावरण हमारा बना ले, जिसकी वजह से हम किसी के साथ भी अगर बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा ना, वो ऐसा पड़ेगा कि वो अगर हमारी बात को नापसंद भी करें तो भी हमें हमेशा अपने दिल में बनाए रखेंगे, उनके दिल में हमारी जगह हमेशा बनी रहेगी। और फिर हम एक्टिव लिसनिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे ना, तो वो हमेशा पैसिव लिसनिंग के मोड में होते हैं। यानी कि अगर समझ लीजिए कि आप स्टेज पे खड़े हैं और नीचे ऑडियंस बैठी हुई है, तो ऑडियंस कैसे बैठी होगी मैं आपको बैठ के बताता हूं। तो पीठ पूरी पीछे होगी, आंखें हल्की हल्की सी बंद होगी, थोड़ी नीचे होगी, और हाथ बिल्कुल नीचे या अपने पैरों पर या किसी तरह से बैठे होंगे। तो ज्यादातर व्यक्ति कुछ इसी तरह से बैठते हैं। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है कि वो पैसिव मोड से एकदम से अटेंटिव बना दे, उनको एक्टिव लिसनिंग मोड में ले आए। उसकी टेक्निक होती है, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि आपको बात करने के लिए आवाज निकालने की, बोलने की जरूरत नहीं है। आप खड़े भी हो जाए तो उससे भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं, और उसके पीछे आपकी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप अपनी बॉडी को यूज करके कैसे बात कर सकते हैं ताकि एक गहरा और बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो, वो भी यहां पर हम देखने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेलो, यस और नो जैसी बातें जरूरी नहीं रहेगी, ताकि हम एक डायलॉग क्रिएट कर सकें।
तो कैसे एक ऑर्गेनिकली ऑडियंस के साथ में डायलॉग क्रिएट करना होता है, कैसे कर सकते हैं, उसकी टेक्निक होती है, वो यहाँ पर कवर होने वाली है। एक टेक्निक है जिसका नाम है प्रेग्नेंट पॉज। उस टेक्निक में हम ये देखते हैं कि हम कहां पर, कैसे, कितना बड़ा, किसके सामने, कब पॉज ले सकते हैं। कई सारे व्यक्ति पॉज लेने से घबरा जाते हैं, पर आपने देखा होगा कि शुरुआत से लेकर अभी तक में मैंने कई बार बड़े बड़े पॉज लिए, क्योंकि ये पॉज लेना जरूरी होता है। इसे ब्रीदिंग पॉज कहा जाता है और टेक्निक को कहा जाता है प्रेग्नेंट पॉज। तो ये पॉज की जो टेक्निक है वो भी हम देखने वाले हैं। अगर आप किसी के सामने ना खड़े, फोन पर हो, ये सामने खड़े भी हो, तो अपनी बात को और कैसे इंपैक्टफुल बनाएं, तो उसके लिए वर्बल हाइलाइटिंग हमें जाननी होती है। वर्बल हाइलाइटिंग हम कैसे कर सकते हैं, वो टेक्निक यहां पर कवर हो रही है। अपनी कहानी को आप कैसे सुना सकते हैं, वैली जर्नी को आप कैसे सुना सकते हैं। वैली जर्नी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हीरो की कहानी होती है। वैली जर्नी यानी कि हीरो की कहानी। हीरो यानी कि आप अपने जिंदगी के जैसे हीरो हैं। आपकी जिंदगी का हीरो कोई और नहीं हो सकता, आप खुद ही हैं। तो आपकी कहानी अब वो कैसे होगी कि आप पहाड़ की एक चोटी पर खड़े हैं और आपको पहाड़ की दूसरी चोटी पर पहुंचना है। अपने ऑडियंस को, अपने सुनने वालों को बताना है कि आप दूसरी चोटी पर पहुंच गए, तो आप जंप मार के नहीं पहुंचा सकते। आपको पहले नीचे उतारना पड़ेगा और फिर उसको ऊपर भी लेकर आना पड़ेगा। और वो कैसे किया जाता है, वो वैली जर्नी के अंदर कवर होता है। अपनी कहानी को हम किस तरह से सुनाएं, कब, किसके सामने, कितना, कैसे, किस रूप में सुनाया जाए ताकि एक गहरा इंपैक्ट क्रिएट हो। और फिर हम फीडबैक कैसे ले सकते हैं, खास करके ये स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, प्रेजेंटेशन अगर आप बॉस के सामने करते हैं या फिर इंटरव्यू में, बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कि आप फीडबैक लें। फीडबैक कैसे ले सकते हैं वो भी जानना होता है, क्योंकि अक्सर कोई फीडबैक लेने की कोशिश करता है ना, तो उसे ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती है कि वो सोचता है, अरे भैया मत बताओ यार, रहने दो, हमने तो गलती कर ली आपसे पूछ के। तो ऐसा फीडबैक कैसे ले सकते हैं कि उसमें हमारा भी फायदा हो जाए, तो वो टेक्निक जो है वो यहां पर हम कवर करते हैं। और इंस्टेंटली किसी भी ऑडियंस मेंबर के साथ में आप कैसे कनेक्शन बना सकते हैं, कैसे एक जुड़ाव बना सकते हैं, उसको कहते हैं मास्टर एनरोलर बनने की टेक्निक। वो कैसे कर सकते हैं वो भी यहां पर कवर होती है। और ऐसा कहते हैं कि 86% लोग बहुत पावरफुल फील करते हैं वह अपनी बात रखने में, बोलने में, अगर उनके पास में एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होती है, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन होती है। जैसे बॉस के सामने प्रेजेंट करना हो, कोई स्पीकर हो उनको सामने प्रेजेंट करना हो, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंट करना हो, तो अलग अलग जगह पर जहां पर प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो आप कैसे प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, उसके पूरे रहस्य आपको मैं शेयर करने वाला हूं इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये कई सारी टेक्निक्स आपके साथ में यहां पर शेयर की जाने वाली है। अब यहां पर कुछ साथियों ने पहले भी मुझसे सवाल किया, तो मैं आपके सामने इसका जवाब पहले ही रख देना चाहता हूं कि सारे नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं, तो सर हमें समझ में आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे नाम इंग्लिश में इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये सारी साइंटिफिक टेक्निक्स है। पर इस प्रोग्राम के दौरान हम और आप जब हम मिलकर बात करेंगे तो पूरी तरह से हिंदी में होगी। हर एक बात को हिंदी में ही समझाया जाएगा ताकि सब कुछ समझ में आए। और इतना ही नहीं, हर व्यक्ति के साथ में जुड़कर, मिलकर, मैं पूरे ध्यान रखकर ये इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि आप इन टेक्निक्स को ना केवल समझें बल्कि प्रोग्राम के दौरान ही इन्हें अपने जीवन में उपयोग लेना शुरू कर दें। तो ये सारी चीजों के साथ में, और उसके अलावा अगर एक और सवाल ये भी है कि सर फिर भी ये समझ में आएगा या नहीं आएगा, इंग्लिश में रहेगी प्रेजेंटेशन या हिंदी में रहेगी, तो सर पूरी तरह से हिंदी में रहने वाली है। जहां पर इंग्लिश शब्द कॉमन लैंग्वेज में चलन में आते हैं, वहां पर इंग्लिश के शब्द रहेंगे, पर पूरी तरह से समझ में आएगी। उसकी गारंटी मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी ले लेता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन सी टेक्निक्स कवर करने वाले हैं। तो जो भी साथी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिखकर आप बता दीजिए, मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर दीजिए कि आप आगे इसमें, इस प्रोग्राम में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। क्या आप मेरे साथ में इस प्रोग्राम में चलने के लिए तैयार हैं? और लगातार मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं, यस तैयार हैं, तैयार हैं, यस। अरे कमाल की एनर्जी सभी साथियों की मुझे दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया सर, आप वाकई में बहुत डेडिकेशन के साथ में, बहुत सीरियसनेस के साथ में कुछ चीजें अपनी जिंदगी में सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अपग्रेड और एलिवेट करना चाहते हैं, वो वाकई में सराहनीय है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सारी प्रोग्राम है ये ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी रूपांतरित होने वाली है। क्योंकि ये सारी टेक्निक सीखने के बाद में इस प्रोग्राम के अंत में
आप ना केवल सम्माननीय बल्कि सुनने वालों के चहेते बन जाए। आपकी व्यक्तित्व कुछ इस तरह से हो जाएगी कि आप ऐसे व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे कि कोई अभी आपको कभी भुला ही ना पाए। हमेशा आपकी जगह उनके दिलों में बन के रह जाएगी। कोई 5 साल 10 साल बाद भी आपसे मिलेगा ना, तो आपकी बात उन्हें याद आ जाएगी, आपकी व्यक्तित्व उन्हें याद आ जाएगी। ये याद आ जाएगा कि आपसे मिलकर उन्हें कैसा फील हुआ। ना केवल आप अपनी जिंदगी बदल पाएंगे बल्कि आप लोगों की जिंदगियां भी बदल पाएंगे, लोगों की जिंदगियों में जान डाल पाएंगे। आप अपने ज्ञान के प्रयोग से अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर पाएंगे, आप अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर पाएंगे। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि इसके कितने सारे फायदे थे कि अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई ऊंचाई पर पहुंचाना है, अगर आपको एक बढ़िया बेहतर स्पीकर बनना है, एक बेहतर प्रेजेंटेशन बॉस के सामने देना है, जॉब इंटरव्यू में आपको बेहतर कमाल का इंप्रेशन क्रिएट करना है, अपने रिश्तों को बेहतर करना है, आपको एज ए स्टूडेंट बेहतर करना है, एज ए कॉलेज स्टूडेंट आपको बेहतर करना है, अपनी जॉब को सिक्योर करना है, यानी कि जीवन के हर एक क्षेत्र में अगर आप हैं तो किसी भी क्षेत्र में फायदे के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम। उनको पैसा ही झूठ का मिलता है और जितना अच्छा झूठ बोल सकते हो आप उतना बड़ा पैसा बना सकते हो। राम जेठमलानी जी को जानते हो आप? टॉप 10 इंडिया के वकीलों में आते हैं। तो हम मानव अधिकार में प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक बार हमारा काम पड़ा, हमारे यूपी से कोई फंस गए किसी कारण से बड़े केस में, तो किसी ने कहा राम जेठमलानी जी से मिल लो, तो हम गए। आपको पता उनकी काउंसलिंग फीस क्या है विर्क साहब? केस लड़ना बात की बात है, केवल आपको मिलके ये पूछना है मैं ये केस आपसे लड़वाना चाहता हूं इस बारे में, 10 लाख काउंसलिंग, 10 लाख। तो जब हम मिलने गए पहली बार तो हमने पूछा अपन क्या आपको ऐसा नहीं लगता फीस ज्यादा?